हेलो स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास का एसएसटी का आज पेपर हुआ था 15 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में। अब ये 17 को एसएसटी का जो है इवनिंग शिफ्ट का पेपर होगा। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो है वो आते हैं। तो आप मॉर्निंग शिफ्ट के मैं सारे सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। और 17 को जो आपका पेपर होगा तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करता हूं अब मैं। तो पहला ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि 20 में एमसीक्यू और असर्शन रीजन आएंगे। पहला है, निम्नलिखित में किस अधिकार को फ्रांसीसी संविधान ने में यह नस्कृत एक अरणीय अधिकार माना गया? जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी का अधिकार। तो ये तीनों ही ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है। तो आपका आंसर सी आएगा। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने मनुष्य और नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा जो है वो को अपनाया था, जिसमें जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता को मौलिक और अपरिहार्य अधिकार माना गया। ये अधिकार लोकतंत्र और मानव अधिकारों के मूल सिद्धांतों में शामिल हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है सेकंड। आपको सेकंड में दिया हुआ है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। इस देश की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। इस देश की संसद की राष्ट्रपति नियुक्ति करने का अधिकार है। इस देश की संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और नीचे इन देशों के नाम दिए गए हैं: म्यांमार, चिले, चीन और मेक्सिको। तो इसमें से क्या होता है कि इसमें से चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि सी आपका आंसर ठीक है। देखिए, चीन की संसद का नाम नेशनल पीपल कांग्रेस है, जिसे एनपीसी कहते हैं। तो एनपीसी को राष्ट्रपति की नियुक्ति करने का अधिकार है। साथ ही चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए भी संसद में कुछ प्रतिनिधियों को नामित करती है, इसलिए सही उत्तर इसका चीन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। श्रम बल जनसंख्या में डैश आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। तो श्रम बल में जो है वो 21 से 60 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए है। अब देखिए क्यों किया जाता है। अधिकांश देशों में कार्यबल जनसंख्या में वे लोग आते हैं जो काम करने योग्य होते हैं, और जो काम करते हैं सामान्यतः वह आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होती है, क्योंकि यह कार्य करने में सबसे उत्पादक उम्र मानी जाती है, क्योंकि इसी उम्र में लोग कार्य करते हैं। तो यानी कि आपका थर्ड का जो आंसर है वो ए है। अब आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा है 4 में आप लोगों को देखिए क्या दिया है। ये दे रखा है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम से में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जैकोबिन सरकार का पतन, डिक्टेटरी का शासन, नेपोलियन का सम्राट बनना और कन्वेंशन द्वारा राजतंत्र का अंत। तो इस क्वेश्चन में जो पहले आया है आपको उसे सीरियल वाइज बनाना है। तो इसका आंसर जो है वो बी है। बी यानी कि ये, यानी कि सेकंड फर्स्ट होगा, थर्ड सेकंड होगा और फर्स्ट थर्ड होगा और फोर्थ ही होगा। ऐसा क्यों है? देखिए, एक होता है डिक्टेटरी रूल्स, जो कि 1795 से 1799 जैकोबिन शासन के बाद एक नया शासन स्थापित हुआ, जिसे निर्देशक मंडल कहा जाता था। अब ये निर्देशक मंडल कहा जाता था, तो इसके बाद नेपोलियन सम्राट बना। नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और फ्रांस का सम्राट बन गया। इसके बाद जैकोबिन सरकार का पतन हुआ और 1794 में जैकोबिन शासन समाप्त हो गया, और इसके बाद सम्मेलन द्वारा राजशाही का अंत हुआ, यानी कि 1792 में फ्रांस के सम्राट लुई 16 को
हटाकर गणराज्य की स्थापना की। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी आंसर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ये एमसीक्यू में इंग्लिश में दिए हुए हैं। इंग्लिश में भी इनके वही आंसर आएंगे। पहले का आपका सी आएगा, दूसरे का आपका डी आएगा, सी आएगा, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर ए आएगा, और चौथे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ये दिया हुआ है कि ये बी होगा। तो ये आप इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, हिंदी मीडियम में मैंने आपको बता दिया है। तो हमारा 5th क्वेश्चन दे रखा है कि वह शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इसमें सही विकल्प आपको चुनना है, सैनिक शासन में, लोकतंत्र में, राजशाही में या तानाशाही में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, लोकतंत्र। अब लोकतंत्र क्यों है? क्योंकि देखिए, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और शासन जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। यानी कि जो सरकार होती है वो जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। इस प्रणाली में सत्ता जनता के हाथ में होती है। तो बाकी जो है वो ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और जनता की भलाई के लिए वे कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है? देखिए, खनन, पहला खनन दे रखा है, खनन यानी कि माइनिंग, ये सेकेंडरी क्षेत्र में है बिल्कुल, और दूसरा है विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्षेत्र में, बीमा तृतीय क्षेत्र में, वानिकी प्राथमिक क्षेत्र में। खनन तो जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आता है। तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधे दोहन किया जाता है, जैसे कृषि, खनन, वानिकी ये इत्यादि होते हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, इसमें कच्चे माल से नए उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे निर्माण और विनिर्माण। और जो टेरिटरी सेक्टर होता है, जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसमें सेवाएं शामिल होती हैं, जैसे बीमा, बैंकिंग और शिक्षा। तो आपका जो है वो ए जो है वो मैच नहीं करता है, यानी कि खनन जो है द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है, वो आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये 7th क्वेश्चन जो एमसीक्यू है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही भू आकृति वाले विकल्प का चयन कीजिए। इसमें ऊंचे शिखर है, अब कौन सा पर्वत है उसमें ऊंचे शिखर है, इसमें गहरी घाटियां हैं, इसमें तेज बहने वाली नदियां हैं। तो तटीय मैदान, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वत। तो इसका हिमालय पर्वत जो है वो आंसर ठीक है। क्यों? इसमें ऊंची चोटियां होती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, और इसमें गहरी घाटियां भी पाई गई हैं, और नदियां तेज प्रवाह से बहती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां हैं। तो इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 8th, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति निर्धनता से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है गांव में भूमि धारक किसान। इसके बाद दे रखा है आपको कि नगरों में झुग्गियों में रहने वाले, निर्माण स्थलों में दैनिक वेतनभोगी श्रमिक, ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक। अब इसमें से जो आपका ऑप्शंस है वो आपका डी ऑप्शंस ठीक है। डी ऑप्शंस आपको दे रखा है, ये देख लीजिए। डी ऑप्शंस में आपका केवल 2nd, 3rd और 4th, यानी कि फर्स्ट नहीं है। गांव में भूमि धारक किसान, जिनके पास भूमि होती है, तो इसका है गांव में भूमि वाले किसान गरीबों में नहीं आते, क्योंकि उनके पास अपनी ज़मीन होती है। शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग आमतौर पर वो गरीब होते हैं। निर्माण स्थलों पर दैनिक वेतनभोगी मजदूर जो डेली काम करते हैं और डेली वहाँ से उन्हें आय प्राप्त होती है। स्थिर आमदनी वाले होते हैं, जिन्हें वे गरीबी का सामना उन्हें करना पड़ता है। ढाबों में बाल श्रमिक आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और गरीबी के कारण ही काम करने में मजबूर होते हैं। तो इसका आंसर जो है डी बिल्कुल एक्यूरेट है। ये क्वेश्चंस 5th, 6th और 7th, 8th इंग्लिश मीडियम में दिया है। मैंने इसका एक्सप्लेन तो आपको कर ही दिया है, तो इसके देख लीजिए क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में ये इस तरह से हैं। तो 8 तक क्वेश्चंस हैं, इसके मैंने लगा भी रखे हैं निशान, आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th दे रखा है आपको, ये असरसन रीजन है।
अभिकथन दे रखा है, उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों को की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। और कारण दे रखा है, ये सभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने के पक्ष में थे। तो इसमें जो है असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, क्योंकि उदारवादी समूह वंश जो है वह आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, विरोध करते थे, और वे सभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में थे। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। जब दोनों ठीक है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले, अगर दोनों ही ठीक हैं तो इसमें ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। अगर इसका रीज़न बिल्कुल ठीक आ रहा है, यानी कि जो कारण है वो अभिकथन से मिलता है, तो ठीक है, ए आएगा। अगर नहीं मिलता तो उसका बी आएगा। अगर ज़्यादा नहीं है तो आप इसमें क्यों पूछ लीजिए, यानी कि आप अभिकथन से क्यों पूछ लीजिए, क्यों है, तो उसका आंसर अगर ये आ रहा है तो इसका आंसर ए होगा। अब देखिए, उदारवादी जो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने वंशागत शासकों की निरंकुश सत्ता का विरोध किया। निरंकुश सत्ता होती है जो तानाशाही होती है। वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के समर्थक थे क्योंकि यह सत्ता को केवल एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित रखने के बजाय जनता को निर्णय लेने का अधिकार देता था। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से सही विकल्प की सहायता से भारतीय संसद के अंगों की पहचान कीजिए। प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्रसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। तो इसमें से आप लोगों के पास क्या है कि आपका जो आंसर है वो ये होगा सेकंड। फर्स्ट तो प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री भारतीय संसद का अंग नहीं होता, बल्कि वह कार्यकारी का प्रमुख होता है। तो इसलिए आपका ये प्रधानमंत्री तो गलत है। राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है उसमें संसद में, और राज्यसभा होती है। तो यानी कि तीनों हैं, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है कि स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 में मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसमें दिया मानव संसाधन विकास पर बल, उच्च कृषि वृद्धि पर दर और भूमि सुधार, अनाज का सर्वाधिक वितरण। तो सबसे पहले देखिए, पंजाब ये भारत का प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है और हरित क्रांति के कारण यहाँ पर कृषि उत्पादन बहुत अधिक हुई पंजाब के अंदर। तो यानी कि इसका क्या है, आपका जो ऑप्शंस आएगा वो आपका है मिलान में कि आपका सेकंड। फर्स्ट का क्या होगा, यानी कि सेकंड, यानी कि आपका जो आंसर है वो सही विकल्प है सेकंड, ये वाला सेकंड आ जाएगा और फोर्थ आ जाएगा, यानी कि आपका सी ठीक है। अब सी ठीक क्यों है, क्योंकि जो पहले का जो आंसर इसमें देखिए सेकंड ये आ रहा है, सेकंड उच्च कृषि वृद्धि दर है। सेकंड में देखिए केरल। अब केरल के बारे में बता दें आपको, केरल वह राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें मानव संसाधन का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ शिक्षा दर जो है बहुत ज़्यादा केरल में है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा इसका केरल का वो आपका फोर्थ है, यानी कि अनाज का सर्वाधिक वितरण यहाँ पर है केरल में जो आएगा आपका। नेक्स्ट थर्ड है दे रखा है आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहाँ भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया गया ताकि गरीब किसानों को ज़मीन मिल सके। तो इसका जो आंसर है वो आपका भूमि सुधार आपका सी आ गया। और नेक्स्ट है ये पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में क्या है कि यहाँ अनाज के सर्वाधिक वितरण प्रणाली पर ज़्यादा ध्यान दिया जिससे गरीबों को सस्ता भोजन प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शंस दिया हुआ था कि आपका ये आ जाएगा, इसका मानव संसाधन पर विकास पर बल दिया गया था। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा ये, सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती होगी,
केरल का ये आना चाहिए था। केरल का जो है वो आपका है मानव संसाधन, यानी कि फर्स्ट, केरल का फर्स्ट आना चाहिए था। और ये आपका ऑप्शन सी नहीं है बल्कि बी आएगा आपका, यानी कि बी ऑप्शन आपका ठीक है। सेकंड है फर्स्ट का पंजाब उच्च कृषि दर, दूसरा सेकंड है मानव संसाधन केरल पर विकास पर बल, और तीसरा दे रखा है चौथा अनाज का स्वाभाविक वितरण, और पश्चिम बंगाल का आपका आ गया तीसरा यानी कि भूमि सुधार। यहाँ पर ये हुआ, तो ये क्वेश्चंस भी कुछ गलत आ रहा है। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस दे रखे हैं, 9th क्वेश्चन दे रखा है आपका, इसको मैंने सॉल्यूशंस आपको दे दिया है। और ये 10th क्वेश्चंस है, इसका भी सॉल्यूशन दे दिया है। ये 11th है कि आपको हिंदी मीडियम में इनके सॉल्यूशंस हो गए हैं। तो यहाँ तक इसके ये है, तो इसमें ये सी नहीं होगा, इसका बी होगा, यानी कि बी पार्ट है इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये 12वां 12th क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही नदी द्रोणी का चयन कीजिए। यह ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, इसकी द्रोणी तमिलनाडु केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कावेरी द्रोणी, यानी कि डी आपका आंसर ठीक है। क्यों ठीक है? कावेरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र पर्वतमाला यानी कि जो वो आपकी जो है ये कर्नाटक में है से निकलती है, और इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। इसका जलग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। तो अन्य विकल्प गलत है, क्योंकि नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, ये गलत है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है, ये भी गलत है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र से, ये है वेंकटेश्वर स्थान से निकलती है जो कि महाराष्ट्र में है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 13 आ गया। 13 में आपको दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। कथन दे रखा, जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा छापी जिसमें मार्क का मूल्य तेजी से बढ़ने लगा। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार साख्त को सौंपी। अब आपको इसमें ए बी सी डी जो भी आपको बताने हैं। अब देखिए इसके अंदर जो है वो पहला तो दे रखा है कि जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा छापी जिसमें मार्क का यूज़ तेज़ी से बढ़ने लगा। बिल्कुल ठीक है, पहला कथन जो है वो आपका ये गलत है, सॉरी, पहला कथन तो आपका जो है गलत है, क्योंकि अधिक पैसा छापने से मुद्रा का अवमूल्यन होता है जिससे जर्मन मार्क की कीमत बढ़ने के बजाय घट गई थी। और दूसरा आता है, दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि शुरू में हिटलर ने आर्थिक सुधारों की योजनाएं खुद बनाई थी, तो हजार मार सैद को बाद में नियुक्त किया गया था, लेकिन उसकी नीतियां पूरी तरह से सफल नहीं हुई थी। तो यानी कि दोनों कथन गलत हैं इसके, और आपका सी जो है वो ऑप्शन आएगा। देखो इसमें दे रखा दोनों 1 और 2 गलत है, तो आपका सी ऑप्शन ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। 14 में आपको दिया हुआ है कि नीचे 2 कथन अभिकथन और कारण जो है वो के रूप में दिए गए हैं। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संविधान सभा का चुनाव देश के लोगों में ने प्रत्यक्ष ढंग से नहीं किया, और कारण है उस समय सार्वभौम मस्क अधिकार नहीं था। तो इसका आंसर जो है वो डी है। डी यानी कि ए गलत है लेकिन आर सही है। अब यहाँ पर ये क्यों ठीक क्यों गलत है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 14 दे रखा है, संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई गई थी, लेकिन ये अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1945 के तहत चुनी गई थी, अतः ए गलत है। उस समय का स्वाभाविक व्यक्ति मताधिकार लागू नहीं था, इसलिए आर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो डी आपका बिल्कुल ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस को हम इंग्लिश में देखिए। इंग्लिश में भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर, ये आपका है 12, इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, और इसमें ही क्वेश्चन नंबर 13 भी दिया हुआ है,
और क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको दिया हुआ है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये 17 तारीख को जो है इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। 15 में दे रखा है कि किसानों को उनकी फसल के लिए सरकार द्वारा पहले से घोषित कीमतें दी जाती है, इस कीमत को क्या कहते हैं। आजकल आप भी जानते हो कि भाई बहुत ज़्यादा किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसे कहते हैं हम लोग न्यूनतम समर्थित मूल्य, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, MSP। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या होता है कि न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP एक मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, भले ही बाजार मूल्य कितना भी कम क्यों ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के मूल्य में गिरावट से बचाना और उचित उनकी आय सुनिश्चित करना होता है। तो इसका जो आंसर हो गया ये आपका ए है। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में रंगभेद शासन के विरोध में अन्य संगठन जुट गए। तो मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसका ऑप्शन आपका बी ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखिए होता क्या है, अपार्थाइड नीति जो रंगभेद की नीति थी वो दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव को लागू करने की नीति थी, जिसके खिलाफ कई संगठन लड़े। कम्युनिस्ट पार्टी और अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ANC ने इस भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ मिलकर संघर्ष किया था। तो इसका जो आंसर है वो कम्युनिस्ट पार्टी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया हुआ है कि नीचे दो कथन अभिकथन और कारक के रूप में दिए गए हैं, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प। भारत में मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है और कारण दे रखा है सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति से भूमंडलीय ताप पट्टी पर उत्तर की तरफ खिसक जाती है। अब इसका जो आंसर है वो क्या देखते हैं आपको कि अभिकथन और कारक है। तो हमारा यहाँ पर जो इसका है कि ये आंसर आपका आ जाएगा कि बिल्कुल ठीक है। देखो भारत में मार्च में मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो मैंने कहा था आप इससे क्वेश्चन पूछ लो क्यों, वाई, क्यों, क्योंकि सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति से भूमंडलीय ताप पट्टी पर उत्तर की तरफ खिसक जाती है। तो इसका कारण ये आ गया। तो इसका आंसर ए आपका बिल्कुल ठीक है। यानी कि भारत में जो है मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है, इस दौरान सूर्य उत्तर की ओर गति करता है और जिससे तापमान बढ़ता है। तो इसलिए दोनों कथन ठीक है और इसकी सही व्याख्या ये कर रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है आपका 18। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है 18 और 19। 18 में देखा लोकसभा में किस देश को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। देश को कितने, ये लोकसभा चुनाव के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्रों में हमारे देश को बांटा गया है। तो हमारे देश को ये 543 यानी कि सी पार्ट ठीक है इसका, 543 यानी कि 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए क्या था कि भारत में लोकसभा के लिए कुल 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां से सांसदों का चुनाव किया जाता है। 545 सांसद होते हैं जिसमें 2 एग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नामित किए जाते हैं, लेकिन 2019 में इस प्रावधान को हटा दिया गया था। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 19 हमारा क्या है, किस स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का हमें चयन करना है। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए डैश ने हस्तक्षेप किया। किसने हस्तक्षेप किया? रूसी सरकार, अमेरिकी सरकार, फ्रांस सरकार और पोलैंड सरकार। तो इसका जो क्या था, इसका आंसर है अमेरिकी सरकार ने, यानी कि बी ऑप्शंस ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी आर्थिक संकट से जूझ रहा था। अमेरिका ने डाउस प्लान के तहत जर्मनी को वित्तीय सहायता दी, यानी कि धन दिया, जिसके उसकी अर्थव्यवस्था संभली। तो ये आपका आंसर बी
करेक्ट है। अब इसी में ही क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं, आप ये चेक कर लीजिए, क्योंकि बार बार एक्सप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप समझ गए होंगे इसको। तो 13 या 15, 16, 17 और ये 18 क्वेश्चंस आपको दिए हैं और 19th भी आपको दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय में सही है। वर्ष 2013 में आरंभ हुआ, लक्षित समूह योग्य परिवार थे, प्रतिमाह 10 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मात्रा, खाद्यान्न में गेहूं, चावल और अनाज मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर जो होगा इसका डी होगा। डी का मतलब ये, डी में फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, वर्ष 2013 में लागू किया गया था। सेकेंड, लाभिक समूह योग्य परिवार ढूंढे गए थे। प्रतिवर्ष 10 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मात्रा नहीं मिलती है, ये गलत है। और फोर्थ आपका बिल्कुल ठीक है, खाद्यान्न में गेहूं, चावल और अनाज मिलता है। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 में लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत लक्षित समूह को लाभ देने के लिए योग्य परिवारों की पहचान की जाती है। अधिनियम के तहत लोगों को सस्ती दरों पर गेहूं, चावल और अन्य अनाज प्रदान किए जाते हैं। हालांकि इसमें प्रति किलो प्रतिस्पर्धी अनाज मात्रा की कोई विशेष शर्त नहीं है, इसलिए कथन 3 आपका हमारा जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के जो आगे के जितने भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपका MCQ था जो लास्ट असर्शन रीजन में 20 क्वेश्चंस में। इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस ये जो हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये आप लॉन्ग क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए, इनके आंसर भी मैं आपको इसके बाद में आपको अभी दे दूंगा। ये क्वेश्चंस आपके 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 तक ये क्वेश्चंस हैं। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। MCQ तो केवल 20 आते हैं असर्शन रीजन लगा करके, तो बाकी क्वेश्चन से आपको दिए हुए हैं। ये इंग्लिश मीडियम में है, तो आप क्वेश्चंस को एक बार अच्छी तरह गौर से देख लीजिएगा। और जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन 100% आते हैं, इनसे रिलेटेड आते हैं। तो कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप इनसे बिल्कुल कर लेना। ये पिछले कई सालों से ऐसा ही होता है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर होता है इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, केस स्टडीज़ है। ये हिंदी मीडियम दिया हुआ है आपको, आप देख लीजिए, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन होते हैं इसमें। और ये इंग्लिश मीडियम केस स्टडीज़ है, इसमें भी 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इन सब क्वेश्चनों के आंसर आपको अभी इसके बाद में आपको दे दूंगा। केस स्टडीज़ 35 क्वेश्चंस है और इसके से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और ये 36 हिंदी मीडियम में दिया हुआ है और ये आपका पैसेज है। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में दिए हैं 35 क्वेश्चंस ये, और ये 36 क्वेश्चंस। थर्टी 36 के क्वेश्चन है, और बाकी तो ये आपके मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हो, ये आप खुद खुद ही करना है। क्वेश्चन जो लॉन्ग वाले हैं 20 तो MCQ थे, उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको दिए हैं। ये आप देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको जो है इनकी तैयारी आप कर लीजिए। इसमें जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम के रिवाइज कर लेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम के कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है आपको, और ये हिंदी में या इंग्लिश में। ये क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, ये हिंदी में और ये इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 25 का ए और क्वेश्चन नंबर 25 का ये B क्वेश्चंस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है, आप इसको इजीली कर सकते हो। तो आपका 26 दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ये 27 और ये दोनों ही इसके आंसर दिए हुए हैं।
तो इसको आप अच्छी तरह इसको कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर 29 और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 30, दोनों ही मीडियम में दिए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट वाइज। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, इसका बी पार्ट्स है और 31 का ए पार्ट्स और 31 का ये बी पार्ट दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ये 32 का ए पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन और इसके आंसर, और ये 32 का बी पार्ट्स और ये 33 का ए पार्ट क्वेश्चंस और इसके आंसर। 33 का बी पार्ट दिया हुआ है आंसर इसका, और ये दे रखे हैं आपका 34 जो आपका केस स्टडीज़ था, इसका ये आंसर दे रखा है आपको, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर। 34 का ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, और इसके बाद आपको 35 जो दे रखा है वो केस स्टडीज़ है, इसका ये आंसर दे रखा फर्स्ट का और सेकंड का। 35 का थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन का आंसर है, और इसके बाद दे रखा है आपको ये जो है 36 का, ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर, ये दिया हुआ है आपको। ये 36 क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका ये जो आंसर दिया हुआ है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।